हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। नो आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन सीरीज, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू प्लस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। नो हमारी कोशिश ये होगी कि एक पर्टिकुलर डे के न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैं उसको स्पेसिफिकली हम देख लें, प्लस वी शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज दोज थिंग्स इन प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, सो नॉट टेकिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं आज का मेन जो न्यूज़ है कि यूएसए के जो डिफरेंट फेडरल कोर्ट्स है उन्होंने क्या किया है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो टैरिफ्स लगाए गए थे उसको ब्लॉक कर दिया है। सो बेसिकली ये सब चीज़ की गई है थ्रू अ एक्ट कॉल्ड एज IEEPA एक्ट। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जो कि यूएसए का एक फेडरल लॉ है। ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ये एम्पावर करता है यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट को, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं उनको ये पावर देता है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं इंटरनेशनल कॉमर्स को ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव पावर, यानी कि जिस समय यूएसए के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी उस समय यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये पावर आती है कि वो इंटरनेशनल कॉमर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब ये है, ऑब्वियसली अगर ट्रंप ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि यूएसए के अंदर राइट नाउ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। नाउ ट्रंप ने इसी पर्टिकुलर एक्ट को इस्तेमाल किया है टू इम्पोज स्वीपिंग टैरिफ्स, मतलब बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ का मतलब जानते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं फ्रॉम नियरली ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स। जितने भी यूएस के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, इंक्लूडिंग चाइना, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, ऑलमोस्ट हर कंट्री के ऊपर टैरिफ्स लगाए गए हैं। नाउ इस चीज़ को जस्टिफाई भी किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बाई सेइंग कि एक नेशनल इमरजेंसी का टाइम है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के अंदर नेशनल इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की है? सो उन्होंने डिक्लेयर की है दो मेन कारणों के कारण। उन्होंने बोला है कि यूएस जो है ऑलमोस्ट सारी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। इसका मतलब क्या है, ट्रेड डेफिसिट में है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो यूएसए है वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो वो एक्सपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट ज़्यादा करने के कारण उनको ज़्यादा पैसा बाहर देना पड़ता है और कम पैसा उनके पास आता है, बिकॉज उनका कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट कम होता है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और सेकंड उन्होंने बोला है कि बहुत सारी कंट्री से, स्पेशली मैक्सिको, कनाडा जो है, यहाँ से जब वो इंपोर्ट करते हैं तो साथ में ड्रग स्मगलिंग होने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इन दो चीज़ों को संभालने के लिए उन्होंने यूएसए के अंदर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, और उसके बाद उन्होंने ये पर्टिकुलर स्वीपिंग टैरिफ्स लगा दिया ऑलमोस्ट हर कंट्री के हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो रिसेंट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यूएस की फेडरल कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को कैंसिल कर दिया है, मतलब उन्होंने बैन कर दिया ऑलमोस्ट सारे टैरिफ्स को, और ये बोला है कि जो IEEPA एक्ट है ये प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं देता है कि वो जो चाहे वैसे टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर दें। राइट, सो बस हल्का सा आपको ये ध्यान रखना है, यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट। IEEPA एक्ट ये ग्लोबल एक्ट नहीं है, रादर दिस इज ए यूएस का एक्ट है। ठीक है, यूएसए का एक्ट है। इंटरनल जब भी इमरजेंसी लगेगी यूएसए के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम में जो उस टाइम के यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे उनके पास ये पावर होगी कि उनके पास इंटरनेशनल कॉमर्स को रेगुलेट करने की पावर आ जाती है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट न्यूज़ आपको प्रॉपर्ली क्लियर है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। नाउ द हिंदू के अंदर आज एक केस स्टडी आई है जहां पर हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट नूह डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई है। नूह डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ केस स्टडी, एज अ एग्जाम्पल। कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो नूह डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसको नीति आयोग चलाती है उसके 112 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है नूह, जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। नाउ रिसेंटली जो 12th क्लास के रिजल्ट्स आए हैं उसमें सबसे लोएस्ट रिजल्ट जो आया है वो नूह डिस्ट्रिक्ट का आया है, जहाँ पर 43% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 11th के बाद 12th क्लास की ही नहीं, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। क्या क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई है? सबसे पहले चीज़ तो बहुत सारे प्लान्स वहाँ पर बने हुए हैं, बट जो ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर बहुत ही कम है। सेकेंड चीज़, रिसोर्स गैप बहुत ज़्यादा है। थर्ड, मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली नहीं होती कि क्या क्या चीज़ें जो प्लान्स बनाई गई हैं क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं। एंड फोर्थ, जो टॉप से डाउन की प्लानिंग है, मतलब टॉप से डाउन का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो प्रॉपर पर्कुलेशन नहीं होने के कारण जो रिच है दे आर गेटिंग मोर रिच एंड द पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। राइट, यहाँ पर एक कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली अपने ऐसे के अंदर कोट कर सकते हैं। देन इसको आप रिलेट कर सकते हैं SDG 4 के साथ। किस तरीके से जब बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नंबर 4 गोल है, गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं वायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ बैकवर्डनेस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। कैसे? एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मान लो अगर एक फीमेल है
तो हरियाणा के अंदर आप ऑलरेडी जानते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है ना, वहाँ पर जेंडर के कारण ऑलरेडी बहुत सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट मान लो अगर वही पर्टिकुलर फीमेल किसी ऐसी रीजन की हो जो कि बैकवर्ड रीजन हो, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर वही पर्सन किसी बैकवर्ड कास्ट या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी की हो तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? देखो, जेंडर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रीजनल बैकवर्डनेस अपने आप में प्रॉब्लम है, कास्ट बैकवर्डनेस अपने आप में प्रॉब्लम है। बट जब हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं, जब किसी पर्सन के अंदर जेंडर बैकवर्डनेस भी हो, रीजन बैकवर्डनेस भी और कास्ट बैकवर्डनेस भी, तब सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। सेम चीज़ यहाँ पर नूह के हरियाणा में देखा गया है। इसके अलावा देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पेरेंटल एलियनेशन फ्रॉम स्कूलिंग। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है, एंड उसके कारण जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन की ट्रू वैल्यू को नहीं समझते और एजुकेशन को वेस्टफुल एक्सपेंडिचर समझते हैं। दैट इज वाई दे डिस्करेज देयर स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक सिस्टमैटिक गैप्स के बारे में आप बात कर सकते हैं अपने एसेस में, जहाँ पर आप बात करेंगे किस तरीके से बहुत सारे टीचर्स के पोस्ट जो हैं वो वेकेंट पड़े हुए हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और प्रॉपर सपोर्ट ना मिलने के कारण भी यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो नूह डिस्ट्रिक्ट का केस स्टडी हमने डिस्कस किया उसको आप एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है मणिपुर के अंदर, जिसको आप लगातार न्यूज़ के अंदर देखते होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था फरवरी 2024 के अंदर, जिसके कारण जो गन वायलेंस यानी कि जो एथनिक वायलेंस है वो तो काफ़ी कम हो गया है, बट अभी भी मणिपुर के अंदर पूरी तरीके से शांति नहीं आई है, पीस नहीं आया है। वहाँ के जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, उनको प्रॉपर अभी तक वापस अपने अपने घरों में जाने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हिंडर होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके अलावा देखो जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वहाँ पर आप एक चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो स्टेबलाइजेशन होती है वहाँ पर यू नीड 3 डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड रिस्टोरेशन ऑफ सिविल ऑर्डर, सेकंड यू नीड रीसेटलमेंट ऑफ द कम्युनिटी, एंड थर्ड ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये तीनों चीज़ें होंगी, उसके बाद ही यहाँ पर एक्चुअली आप पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एसए का जो एथिक्स का आपका जीएस पेपर 4 आता है वहाँ पर यू कैन टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इम्पार्शनैलिटी इन अ सेंसिटिव क्राइसिस। आप जानते हैं कि मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस है वो काफ़ी सेंसिटिव है, एथनिक वायलेंस से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था वो चीज़, तो वहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशनल इम्पार्शनैलिटी भी ब्रेक डाउन हो जाती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और यही प्रॉब्लम एक्चुअली मणिपुर में हो रही है। वहाँ पर आप जानते हैं मीती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी जो है उनके बीच में काफ़ी एथनिक वायलेंसेस हो रहे हैं। तो जो कुकी कम्युनिटी है वो एक्चुअली यहाँ पर अब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रही है। यहाँ पर आप कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्लेम्स की बात हो रही है वहाँ पर अब, राइट। इसके अलावा कुछ एमएलएज आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ एमएलएज वगैरह ऐसे हैं जो कि बीजेपी के हैं, और जहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आगे जाकर के मेजॉरिटी सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश कर रही है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आकर कह रही है कि हम गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं, बट यहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी प्रेसिडेंट रूल को एंड करके एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाए तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी। मतलब कि क्या वो गवर्नेंस वहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो गवर्नमेंट बनना सही होगा, प्रेसिडेंट रूल को हटाना सही होगा, ना कि किसी पॉलिटिकल एरिथमेटिक, ना कि किसी पॉलिटिकल इक्वेशन के ऊपर। यहाँ पर पॉलिटिक्स से हट करके हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना होगा। इस चीज़ को आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एसए में या फिर एथिक्स के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां पर भी फिजिबल हो, यू कैन यूज कोट्स लाइक पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वायलेंस बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। अब देखो मणिपुर के अंदर राइट नाउ वायलेंस तो काफ़ी कम हो गया है, बट क्या हम कह सकते हैं वहाँ पर पीस आ गया है? आंसर इज नो। पीस कब आएगा? जब वहाँ पर प्रॉपर जस्टिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिलेगा, लोगों को प्रॉपर शांति मिलेगी, दे कैन एक्चुअली वाउच फॉर देयर लाइफ, तब जाकर के वहाँ पर एक प्रॉपर जस्टिस, प्रॉपर पीस वहाँ पर आएगा। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो मणिपुर का इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है उसको आप प्रॉपरली समझ गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे, जहाँ पर हम केरला के मैरीटाइम इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। यू ऑलरेडी नो 24 मई को लाइबेरिया नाम की कंट्री है, वहाँ की एक शिप थी MSC एल्सा 3। वहाँ पर ये पर्टिकुलर शिप जो केरला के आसपास में थी, केरला में एग्जैक्टली कोची जो थी, कोची के पास में वो एक्चुअली डूब जाती है। ठीक है, कोची के कोस्ट के आसपास में वहाँ पर उसके अंदर बहुत सारे हजार्डस मटेरियल्स वगैरह थे, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड उसके अंदर प्रेजेंट था। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि वो हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, और ऑब्वियसली एक शिप थी समुद्र में डूबी है तो ऑब्वियसली वाटर के साथ ही वो डायरेक्टली रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। उसके कारण भी कोची का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। सेकेंड चीज़, उस पर्टिकुलर शिप के अंदर रबर सॉल्यूशंस प्रेजेंट थे,
और रबर सॉल्यूशन जो है वो नर्डल स्पिल का कॉज बनते हैं। नर्डल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, ठीक है। तो जब रबर सॉल्यूशन वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े वहाँ पर पूरी तरीके से पानी में फैल गए हैं, जिसके कारण प्लास्टिक पैलेट पॉल्यूशन, पैलेट होता है छोटे छोटे जो मटेरियल्स हैं, सो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पैलेट्स हैं उनका पॉल्यूशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। इसके अलावा जिस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट में यू कैन राइट पॉइंट्स लाइक किस तरीके से इंडिया ने जो स्पीड और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था उतना हम कर नहीं पाए, काफ़ी ज़्यादा लैक हो गया इस चीज़ में। इसके अलावा यू शुड नो फॉर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो दिस थिंग कि NOSDCP, इसका मतलब है नेशनल ऑयल स्पिल का डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान जो है उसके तहत हु इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब भी कोई मैरीटाइम डिजास्टर आएगा, तो द आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंडियन कोस्ट गार्ड इज द वन जो कि एक्चुअली फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं इस चीज़ में। इसके अलावा जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट के सेक्शन में यू शुड नो अबाउट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जैसे कि नर्डल्स की बात हमने अभी की। नर्डल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, उसके कारण जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होती है, तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग बिकॉज इसको डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड, जैसा मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बाइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर उसको बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा वो। थर्ड चीज़, अब जो शिप थी, सोचो शिप के अंदर कुछ ना कुछ फ्यूल तो होगा, अगर सोचो फ्यूल लीक होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर ऑयल पॉल्यूशन के रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ का भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा जब आप कोई पर्टिकुलर मेंस का आंसर लिखेंगे जहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे, आप पॉल्यूशन की बात करेंगे, वहाँ पर यू कैन एंड योर आंसर विद कि किस तरीके से इंडिया जो है एक मेजर मैरीटाइम हब बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो इंडिया को अपने ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक को ऑब्वियसली इंक्रीज करना होगा। ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक का मतलब क्या है कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री में कोई भी ट्रेड वगैरह करती है तो शिप से करती है। तो ट्रांसशिपमेंट, ट्रांस मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से सेकंड पार्ट तक। शिप से जब आप ट्रैफिक बढ़ेगा, मतलब बढ़ाओगे, मतलब इंडिया में जब जैसे जैसे लेट्स से ट्रेड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ट्रैफिक बढ़ेगा तो हमें एक रोबस्ट मैरीटाइम इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेसिटी का प्लान चाहिए होगा जिसके थ्रू हम इन सब चीज़ों को प्रॉपरली डील कर सकें। सोचो अगर लगातार ऐसे पर्टिकुलर डिजास्टर्स होने लगे फिर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप प्रॉपरली समझ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जो आर्टिकल ऑफ द डे, जहाँ पर हम बात करते हैं क्या आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। अब देखो, आंध्र प्रदेश को राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली 2014 के बाद जब आंध्र प्रदेश टूट करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो डिफरेंट स्टेट्स में बन गया था, तब से आंध्र प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हैदराबाद। हैदराबाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स था आंध्र प्रदेश के लिए, बट जब आंध्र प्रदेश टूट करके तेलंगाना बना तो तेलंगाना के अंदर हैदराबाद चला गया और आंध्र प्रदेश के पास कोई भी प्रॉपर ऐसा शहर नहीं था जो कि उनको प्रॉपर रेवेन्यू वगैरह देता। इसके कारण आंध्र प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। अब वहाँ पर वेलफेयर स्पेंडिंग की डिमांड ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर पुअर लोग रहते हैं तो उनके लिए आपको वेलफेयर स्पेंडिंग करनी है, तो ऑब्वियसली इसका खर्चा कहाँ जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा अब एक चीज़ आपको समझना है कि क्या किसी स्टेट को राइट नाउ हम स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे सकते हैं, आंसर इज नो। इससे पहले फाइनेंस कमीशन जो है पहले स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस दिया करते थे कुछ स्टेट्स को, लेकिन अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी क्या होता है, तो फाइनेंस कमीशन कभी रिकमेंड कर सकती है कि आप स्पेशल कैटेगरी ना देकर के किसी स्टेट को स्पेशल फिस्कल पैकेज दे दो। फिस्कल का मतलब होता है पैसा, मनी, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट को किसी प्रॉब्लम से झेलने के लिए आप पैकेज वगैरह दे दो। नाउ ये चीज़ हमेशा दो चीज़ों को देखकर की जाती है। पहला चीज़ तो फाइनेंस कमीशन है वो एक फॉर्मूला डिसाइड करता है जिस फॉर्मूला के बेसिस पे पैसा दिया जाता है। सेकंड, देखा जाता है कि उस स्टेट की कैपेसिटी क्या है वर्सेस उस स्टेट की नीड क्या है, कितनी ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत है, राइट। सो आंध्र के अंदर जैसा हमने ऑलरेडी देखा रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है, लो कैपेसिटी है और मेजर कैपिटल सिटी एक भी नहीं है, जिसके कारण उनके पास प्रॉपर रेवेन्यू सोर्स नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि आंध्र प्रदेश को प्रॉपर यहाँ पर एक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए। द क्वेश्चन कम्स, क्या इससे पहले किसी स्टेट को ऐसा पैकेज दिया गया है? द आंसर इज यस। देखो, केबी के प्लान दिया गया था जो कि ओडिशा के लिए था, बुंदेलखंड पैकेज दिया गया था यूपी और एमपी के लिए, और रिसेंटली आपने सुना होगा बिहार को स्पेशल प्री इलेक्शन पैकेज दिया गया था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पैकेजेस होते हैं स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेटस पैकेजेस होते हैं, स्पेशल फिस्कल पैकेजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, रादर परमानेंट नहीं होते, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां हम एक एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखो, इसके कारण बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सोचो अगर बच्चा जो है बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में प्रॉपर चीज़ें नहीं सीखेगा तो ऑब्वियसली आने वाले समय में उसको प्रॉब्लम्स होंगी, उसको प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स नहीं मिलेंगे, उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेगा, प्रॉपर वो पॉवर्टी से अपनी फैमिली को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिसके कारण जो इंटर जनरेशनल पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ स्टेट्स ने ऑब्वियसली रिफॉर्म्स लिए हैं लेकिन बहुत सारे एक्शंस लेने बाकी हैं।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। पहली चीज़ तो बच्चे को अगर प्रॉपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ना मिले तो लर्निंग आउटकम्स काफ़ी कम हो जाती है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती, नेक्स्ट क्लास के लिए वो रेडी ही नहीं होगा। सेकेंड चीज़, इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट करती है अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर एज़ कम्पेयर टू कि स्कूल एजुकेशन में। अगर आप डेटा में देखो तो हर बच्चे पे जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 1200 रुपए के आसपास खर्च किए जाते हैं, अदर एक बच्चे के ऊपर ऑलमोस्ट 37,000 रुपए खर्च किए जाते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा प्रॉपर डेडिकेटेड टीचर्स नहीं है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। पेरेंटल एंगेजमेंट जो है वो बहुत ही कम है, पेरेंट्स बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ में, स्पेशली आज के डिजिटल एज में, राइट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ पर फोकस किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है इंडिया के अंदर स्पेशली उसके ऊपर ज़्यादा स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेट्स ने एक्चुअली स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने बाल वाटिका बनाए हैं, बाल यानी कि बच्चों के लिए वाटिकास बनाए गए हैं जहां पर वो बैठ करके न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। उड़ीसा में शिशु वाटिका बनाए गए हैं और एमपी के अंदर बाल चौपाल बनाए गए हैं जो कि पेरेंट के एंगेजमेंट के लिए है। यहाँ पर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बच्चों के साथ रखा जाता है, बेटर तरीके से उनको समझाया जाता है किस तरीके से बच्चों से एंगेज करना है। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ लर्निंग आउटकम ऑफ स्कूल, रादर पेरेंट्स का भी और होम का भी उतना ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है किसी बच्चे के अर्ली एजुकेशन के ऊपर, राइट। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि हैकमैन कर्व क्या होता है। सो हैकमैन कर्व को आप प्रीलिम्स मेंस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सो हैकमैन कर्व ये बोलता है, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है कि आप अर्ली एजुकेशन के ऊपर जितने डॉलर स्पेंड करोगे, जितना ही पैसा स्पेंड करोगे, वो आपको आगे जाकर के 7 टाइम्स से 12 टाइम्स तक रिटर्न्स देगा। मतलब एक बच्चे के ऊपर अगर ज़्यादा पैसा खर्च करोगे आप अर्ली चाइल्डहुड में, ज़्यादा समय इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा क्वालिटी इन्वेस्ट करोगे, तो आगे जाकर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से वो रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पर हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से उसमें ऑटोनमस वॉरफेयर वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। आप जानते हैं अप्रैल 2025 में पूंछ में, जो कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर एक टेरर अटैक हुआ था जहाँ पर 27 इंडियंस को मार दिया गया था। नाउ इसके बदले में, इसके रिस्पॉन्स में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। दिस वाज अ प्रिसीजन मिलिट्री रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान टारगेट्स यूजिंग अनमैन्ड सिस्टम। ये जो कीवर्ड्स है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन मेंस ऑन दिस थिंग। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड को डायरेक्टली लिखते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम पीआईबी, सो पीआईबी ने एक्जैक्टली इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया है अपने ऑपरेशन सिंदूर को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रिसीजन मिलिट्री रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान टारगेट्स यूजिंग अनमैन्ड सिस्टम्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है आपको। ऑलराइट, अब देखो ये इंडिया का सबसे पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर हमने बिना कोई पायलट भेजे हुए नो पायलट कॉम्बैट एंगेजमेंट किया है, जो कि हमने यूएवी के हेल्प से किया है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स के हेल्प से किया है। इसमें इंडिया का IACCS ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या है ये? इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से समझो। देखो ये कनेक्ट करता है डिफरेंट सैटेलाइट्स को, डिफरेंट रडार्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स को, कमांड सेंटर्स को, इन सबको कंट्रोल करके एक साथ लेकर आता है, सो दैट सब साथ में मिलकर सीमलेसली काम कर सके। इसके अलावा इन सब चीज़ों को साथ में मिलाकर ये डेटा फ्यूजन का काम करता है, जहाँ पर फास्टर डिसीजन मेकिंग वगैरह में यहाँ पर हेल्प हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन लेट्स से इंटरनल सिक्योरिटी में ऑपरेशन सिंदूर के आसपास पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर आपको यू हैव टू यूज टर्म्स लाइक डीप डेटरेंस। देखो यहाँ पर हमने बिना अंदर घुसे ही एक्चुअली हम अंदर घुस गए थे, सो इट इनेबल्ड डीप डेटरेंस विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड। मतलब हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट इसके बावजूद हमने एक बहुत अच्छा डेटरेंस देने की कोशिश की है पाकिस्तान को, ठीक है। इसके अलावा एक शिफ्ट देखा गया है इंडिया में, जहां पर हम पहले मैन टू मैन वॉर लड़ते थे, अब मशीन टू मशीन प्रिसीजन वॉर लड़ने लगे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली इंटरनल सिक्योरिटी में आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, इंडिया ने कौन कौन से इंडिजीनियस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? तपस BH-201 मिसाइल का नाम है, स्वार्म ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, और इसके अलावा अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आकाश, ठीक है, न्यू जनरेशन मिसाइल, क्यूआरसैम और स्पाइडर मिसाइल्स। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें डायरेक्टली आप मेंस में कोड कर सकते हैं एंड यू आर बाउंड टू गेट मोर मार्क्स अगर आप इन सब चीज़ों को कोड करते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारी सिविल टेक्नोलॉजी को हमने मिलिट्री के साथ फ्यूजन किया और बहुत ही सीमलेसली फ्यूजन किया। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम था एक्चुअली अपने सारी की सारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का, वो चीज़ हमने किया और दिस वॉज वेरी वेरी सीमलेस। इसके अलावा इंडिया जो है नाउ ऑपरेट्स इन अ डोमेन, एक ऐसे डोमेन में इंडिया अब ऑपरेट कर रहा है जहां जो कि डिप्लोमेसी और टोटल वॉर के बीच में है। एक तरफ हम पहले सिर्फ बातचीत करते थे और एक तरफ कारगिल वॉर हुआ, 1962 का, 65-71 का वॉर हुआ। तो पहले हम सिर्फ बातचीत करना और ऑल आउट वॉर के लिए जाना, दोनों के बीच में अभी हम हैं। ना हम सिर्फ बातचीत से काम कर रहे हैं, ना हम ऑल आउट वॉर पे जा रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जिस तरीके की प्रॉब्लम है उस तरीके के सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, और इस चीज़ को आप डायरेक्टली कंक्लूजन वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से Tianwen-2 को समझते हैं। और Tianwen नाम से पता चल रहा है कि चाइना का एक सैटेलाइट है जिसको बेसिकली चाइना ने लॉन्च किया है सैंपल लाने के लिए, जो कि एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड के पास जाएगा जिसका नाम क्या है 2016HO3 और एक कॉमेट है 311P। तो आपको याद होगा 2025 में भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जहां पे कुछ रैंडम दिए हुए थे XCM3, ये क्या है ऐसा पूछा हुआ था। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि 2016HO3 क्या है, एक एस्ट्रॉइड का नाम है और ये 311P एक कॉमेट का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें जो वर्ड्स हैं इसको भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और Tianwen-2 को जो चाइना ने भेजा है ये 2027 तक सैंपल लेकर के वापस आ जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम बात करते हैं टोबैको की। किस तरीके से इंडिया में टोबैको जो है बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ही सस्ते मिलते हैं, जिसके कारण एक्चुअली इंडिया में कैंसर एपिडेमिक काफ़ी बढ़ गया है। मतलब कैंसर की जो बीमारी है उसके बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमें टोबैको बहुत सस्ता मिल जा रहा है, तंबाकू बहुत सस्ता मिल रहा है। सबसे पहले देखो डेटा ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेल कैंसर पेशेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मेल जो हैं पूरे वर्ल्ड में इंडिया में हैं जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी भी यहीं पर हो रही है। नाउ टोबैको के कारण कौन कौन से कैंसर होते हैं? लंग कैंसर, ओरल कैंसर और थ्रोट कैंसर। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ऑब्वियस है। देखो जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है जो डाइजेशन का, जो कि थ्रोट होता है, थ्रोट एंड ओरल, तो ये दोनों तो डायरेक्टली आपके मुंह से कनेक्टेड है। और लंग्स ऑब्वियसली जहां पर आपका धुआं जाता है, आपका जो निकोटीन वगैरह जाता है, वो ये 3 चीज़ों को डैमेज करता है वो चीज़। ठीक है, अब देखो टोबैको के यूज़ के कारण माना जा रहा है 2017-18 में इंडिया के जीडीपी को लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 1% का, मतलब ऑलमोस्ट 1% का लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ टोबैको। कैसे? बिकॉज टोबैको खाने से लोग बीमार पड़ रहे थे, उसके कारण उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही थी। तो इस चीज़ को भी आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में हेल्थ एंड सैनिटेशन वाले क्वेश्चन में, राइट। इसके अलावा देखो इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल टोबैको मार्केट्स, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। टोबैको मार्केट जो है इंडिया में बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही आसानी से आपको सिंगल सिगरेट्स मिल जाती हैं, बीडी मिल जाती है, इन सब के कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा WHO ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसका नाम है एम्पावर स्ट्रेटजी। एम्पावर स्ट्रेटजी क्या? देखो एम से है मॉनिटरिंग, ई से प्रोटेक्शन, ओ से है ऑफर हेल्प, डब्ल्यू से है आपका वार्निंग, इन्फोर्समेंट एंड रेज टैक्स। ये 6 स्ट्रेटजीज हैं। इन स्ट्रेटजी के थ्रू आप एक्चुअली टोबैको का जो इस्तेमाल है उसको कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, बट इंडिया ने इसको पूरी तरीके से अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिंगल स्टिक सिगरेट्स होते हैं। देखो क्या होता है, लेट्स से कि सिगरेट का एक डब्बा है, ठीक है, सिगरेट के डब्बे में मान लो कि 10 से 12 सिगरेट्स मिलते हैं। तो अगर आपको ये 10 से 12 सिगरेट खरीदने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ कंपैरेटिवली महंगी मिलेगी, बट अगर आप एक ही सिगरेट खरीदते हो तो ये कंपैरेटिवली सस्ती है, तो ये हर एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है। नॉर्मली WHO के हिसाब से सिंगल स्टिक सिगरेट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, सो दैट कोई पर्टिकुलर पर्सन एक सिगरेट एक बार में ना खरीदे, बिकॉज इससे क्या होता है हैबिट बिल्डिंग भी होती है, बहुत आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी सिंगल स्टिक सिगरेट जो है अलाउड है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक SLT वर्ड याद रखिएगा। SLT का मतलब होता है स्मोकलेस टोबैको। स्मोकलेस टोबैको मतलब धुआं नहीं निकलता। तो कैसी चीज़ें हैं? खैनी, गुटखा, ये सब चीज़ें, राइट। तो इन सब चीज़ों के कारण भी एक्चुअली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टोबैको के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। और ये जो स्मोकलेस टोबैको है ना, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। दिस इज मोस्ट कंज्यूम्ड। ऑलमोस्ट 74% ऑफ पीपल जो कि टोबैको इस्तेमाल करते हैं वो SLT को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्मोकलेस टोबैको को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके कारण भी आपने देखा कि इंडिया में मेल कैंसर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जहाँ पर हम बात करते हैं स्किन के माइक्रोबायोम्स के बारे में और जो आप सेंट वगैरह यूज़ करते हैं, डीओ यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले समझो स्किन का माइक्रोबियोम होता क्या है। देखो स्किन माइक्रोबायोम का मतलब समझो। माइक्रोबायोम का सीधा सा मतलब है माइक्रो लेवल पे, मतलब बहुत छोटे लेवल पे। बायोम क्या है? बायोम का मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली बैक्टीरियाज की कम्युनिटी जो हमारे ह्यूमन स्किन के ऊपर रहती है उसको हम बोलते हैं स्किन पे रहने वाले माइक्रोबायोम्स। ठीक है, अभी जो बैक्टीरियाज हैं उनमें से कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑब्वियसली हेल्प करते हैं हमें हमारा pH लेवल जो है, यानी कि एसिड और बेसिक का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में, स्किन की ड्राइनेस, जो ऑयल कंटेंट है हमारे स्किन के ऊपर, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में ये बैक्टीरिया इस्तेमाल मतलब हेल्प करते हैं। परफ्यूम की अगर हम बात करें, परफ्यूम देखो एक तरीके से हर एक की स्किन पे काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर एक पर्सन का जो स्किन माइक्रोबायोम है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जब आप परफ्यूम लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, तो आपका जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी पे जो स्किन माइक्रोबायोम्स है वो उस पर्टिकुलर चीज़ को अलग अलग तरीके से ब्रेक करता है। वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और तब उसके कारण रिएक्शंस होते हैं, देन जाकर के उस परफ्यूम का स्मेल स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर हमारे स्किन माइक्रोबायोम्स डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर जो परफ्यूम वगैरह है उसको ब्रेक करेंगे और उसके कारण ही मतलब डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो अलग तरीके से वो हर एक की बॉडी पर रिएक्ट करेगा, राइट। सो ध्यान रखिएगा स्किन माइक्रोबायोम डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर परफ्यूम किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन पे इंपैक्ट कर रहा है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोम्स हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से होते हैं. वंस अगेन जस्ट रिमेंबर कि ये क्या है. तो जैसे कल्टीबैक्टीरियम एक्ने, फिर कोर्डियल बैक्टीरियम और स्टेप्लोकॉकस एपिडर्मिस. ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा ये सब क्या है. ये सब बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियाज के नाम हैं जो हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है. आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट हैव अ लुक कि देखो जैसे क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने जो है ये ऑयली रीजन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा फेस वगैरह हो गया. इसका काम क्या होता है, लिपिड्स वगैरह को ब्रेक करना. फिर कॉर्नी बैक्टीरियम को देखो तो ये मॉइस्ट एरियाज में होता है, जैसे कि आर्मपिट वगैरह हो गया. ये क्या होता है, सल्फर स्मेलिंग वोलेटाइल वगैरह को रिलीज करता है, जिसके कारण आप देखना होगा जो भी आर्मपिट से जो भी ओडोर्स निकलते हैं वो बेसिकली सल्फर ओडोर्स होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. एंड थर्ड चीज देखो, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है. ये कंपैरेटिवली बैड ओडोर्स को हटाता है, मतलब जो भी खराब स्मेल होता है उसको हटाने का काम करता है. तो ये सब डिफरेंट टाइप के माइक्रोबायोम्स हैं. ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि न्यूज़पेपर के अंदर है. बस ध्यान रखिएगा, कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या क्या फैक्टर है जो कि एक्चुअली स्किन के माइक्रोबायोम को इंपैक्ट कर सकते हैं. तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग, जैसे कि एनवायरनमेंट क्या है, वेदर क्या है. कुछ बैक्टीरियाज हीट में रहना पसंद करते हैं, कुछ कूल एरियाज में रहना पसंद करते हैं. राइट. जेनेटिक्स क्या है आपकी बॉडी का. नेक्स्ट साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर एक्जैक्टली वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है. क्या वो फेस के ऊपर है, क्या वो आर्म्स के ऊपर है, क्या वो लेग्स के ऊपर है. राइट. उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा. और फाइनली जो आपकी बॉडी का हार्मोनल प्रोफाइल क्या है, हार्मोनल बैलेंस क्या है, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करेगी कि एक्जैक्टली किस तरीके से क्या चीज़ें काम कर रही हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन. अब देखो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, एक फ्रेगनेंस साइंस स्टार्ट हुआ है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सन्स का स्किन माइक्रोबायोम समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए परफ्यूम रेडी कर रहे हैं. सो बस ध्यान रखिएगा, परफ्यूम जो कि हर एक पर्सन पे डायरेक्टली सेम तरीके से इंपैक्ट नहीं करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से कि 4 लोग हैं ABCD. तो हम क्या करें, एक का स्किन माइक्रोबायोम को टेस्ट कर रहे हैं, जैसा भी कैपेबिलिटी है, मतलब जैसी पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसके लिए हम परफ्यूम डिजाइन कर रहे हैं. बी का अलग स्किन माइक्रोबायोम्स है तो ऐसे परफ्यूम डिजाइन कर रहे हैं जो इसके साथ कैपेबल हो. सी के लिए अलग और डी के लिए अलग. ठीक है. तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है. तो ये सब चीज़ें हो कैसे रही है, बिकॉज ऑफ मेटाजेनोमिक प्रोफाइलिंग. सो मेटाजेनोमिक्स होता क्या है, बस ध्यान रखिएगा, जब हम किसी पर्टिकुलर माइक्रोबायोम के जितने भी बैक्टीरियाज है उन सबके DNA वगैरह को सीक्वेंस करते हैं, इसी को बोलते हैं मेटाजेनोमिक्स. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द डे. आई होप आपको सारी के सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझ आ गई हैं. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. हमारी कोशिश यही होगी कि हम डेली बेसिस पे हैंडमेड नोट्स वगैरह को इस्तेमाल करें और इन पर्टिकुलर नोट्स को इस्तेमाल करके हम डेली बेसिस पे ही करंट अफेयर्स को फिनिश करते रहें, सो दैट हमें लास्ट तक एग्जामिनेशन से जस्ट पहले ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनसम ना लगे. वी शुड सिंपली रिवाइज दीज थिंग्स एंड गो टू द एग्जामिनेशन हॉल. एंड 2024 और 2025 के प्रीलिम्स को देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि राइट नाउ एग्जामिनेशन के अंदर न्यूज़पेपर का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या न्यूज़ चल रही हैं, कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन से साइंस एंड टेक में इनोवेशंस आ रहे हैं. ये सब चीज़ें एक्चुअली डायरेक्टली न्यूज़पेपर से कोटेड होती हैं. ठीक है. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई है. इस पर्टिकुलर डिस्कशन का जो PDF है वो आपको UPSC IQ टैब के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. आप वहाँ जाकर के इस चीज़ को ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच.